अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैडबरी पर क्रिकेट हंगामा पावर्ड बाय कोका कोला, स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। ज़मीन.com की बात करें तो ये एक ऑनलाइन पहला मुनफरिद रियल स्टेट प्लेटफॉर्म है और इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे ज़ीशान अली ख़ान, इमरान अली ख़ान का ख्वाब है, आइडिया है, जो आज एक इनकलाब का नाम है। इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोग जाकर अपने ख्वाबों का घर ढूंढते हैं। महाना बात की जाए तो तकरीबन 55 लाख लोग इस वेबसाइट पर जाकर, इनकी एप्लीकेशन पर जाकर, इनके प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी मंजिल को तलाश करते हैं, अपने लिए एक हसीन घर, अपने लिए एक सुनहरी ख्वाब जिसकी तलाश सबको हुई होती है, उसको यहाँ पर पूरा करते हैं। 100 से ज़ायद शानदार और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं और इन प्रोजेक्ट्स की कुल मालियत की बात की जाए तो ये 200 बिलियन के बनते हैं। बहरहाल ज़मीन.com और क्या क्या कर रहा है ये भी आगे चल के इसमें बात होती रहेगी, इनके भी पंचेज आते रहेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ है, आज पहला मैच होने जा रहा है। 7 बजे टॉस होगा, 7:30 बजे इस मैच का आगाज़ हो जाएगा। 17 साल बाद इस टीम ने पाकिस्तान में कदम रखे हैं और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, नंबर्स क्या बताते हैं, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, सलीम मलिक साहब और अब्दुर्रऊफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, अब्दुर्रऊफ साहब। 17 साल बाद टीम पाकिस्तान आ रही है, कैसा लग रहा है आपको सबसे पहले? देखें जी, बड़ी खुशी है कि कोई तो ऐसी टीम पाकिस्तान में आई है जो एक रिनॉन टीम है। लेकिन अब 17 साल हो गए थे पाकिस्तान, 17 साल के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान आ रही है, जो कि बहुत खुशी की बात है। और अल्लाह करे कि इसी तरह पाकिस्तान में टीमें आती रहें और हमारे यहाँ जो लोग क्रिकेट को मिस कर रहे हैं, देखें ना कितने साल हो गए हैं लोग मिस कर रहे हैं अपने कंट्री में क्रिकेट देखने के लिए। आप देखें थोड़ा सा मैचेस जो होते हैं T20 या कितना रश आपको देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में अब टीमें आनी शुरू हो गई हैं और अल्लाह करे इसी तरह बाकी टीमें भी आएँ। जैसे न्यूजीलैंड नहीं आई थी, वो भी आए, मतलब अब आना शुरू हो गई हैं। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा रिवाइज हो। रोज़ा पहले तो जज्बात, फिर नंबर गेम पे बात करते हैं ना। जी बिल्कुल। 2005 में मेरा ख्याल है कि आखिरी दफ़ा जब इंग्लैंड ने टूर किया था पाकिस्तान का और उसके बाद 17 साल बाद इंग्लैंड की वापसी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी एक इंस्पायरेशन होती है जो यंगस्टर्स होते हैं। जिस तरह मुझे याद है कि हम जब बचपन में थे तो जो बड़े स्टार्स या लेजेंड्स आते थे साहिवाल में या छोटे छोटे इलाकों में भी मैच खेलने आते थे, गुजरांवाला में, सियालकोट में, तो हम उनको स्टेडियम्स में देखने वगैरह जाते थे, तो वो बड़ी एक इंस्पायरेशन मिलती थी और उन जैसा बनने की कोशिश करते थे। तो मेरे जैसे कई ऐसे प्लेयर थे जो उनको देखकर जिनमें क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ और वो क्रिकेटर बने। ऑब्वियसली सलीम मलिक साहब भी उस ज़माने में आते थे हमारे इलाकों में, तो हमें बड़ा शौक़ था कितने बड़े बड़े लेजेंड्स को देखने का। तो ये चीज़ें काफ़ी अर्सा से मिसिंग थी पिछले 15-16 साल से पाकिस्तान में, तो अब ये वापस आना शुरू हुआ और पाकिस्तान के लिए बहुत 7 T20s हैं। बेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो पहली मरतबा इस तरह से 7 T20s एक पूरी सीरीज़ है, तो ये कितना ज़बरदस्त है हमारे लिए वर्ल्ड कप से पहले। ये देखें ये थका देगा नहीं थका नहीं देखें हमारी तैयारी नहीं है। अगर आप पिछला एशिया कप देखें तो हमने, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी परफॉर्मेंस है मैं समझता हूँ। तो उसको देखते हुए मेरा ख्याल है ये तो तैयारी बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम 7 वनडे खेल रहे हैं। मेरा ख्याल ज़्यादा खेलने चाहिए थे, क्योंकि जब आप 15-20 करा नहीं, मैं आपको बताऊं, जब आप टूर पे जाते हैं ना, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आप वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारे मैचेस खेलेंगे। वो क्या होता है, तैयारी होती है, तो वो आप थकते नहीं हैं क्योंकि आपको ज़रूरत है इस वक्त। आप देखें इंडिया 2 टीमें बुलवा रहा है अपने मुल्क में, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ताकि वो भी तैयारी करें। अगर थकना हो तो कोई टीम खेले ही ना फिर इससे पहले। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है कि टीमें आ रही हैं और मैचेस हो रहे हैं, ये तैयारी होएगी आगे वर्ल्ड कप के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब तैयारी क्या क्या करनी है और किस किस तरह करनी है, इस पर तो आगे चल के बात करते हैं। टीम सिलेक्शन से मुतमईन आप? वैसे देखें टीम सिलेक्शन नहीं है, मैं किसी इंजर्ड हैं, वो तो इंजरी है ना जी। देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डिस्कशन करनी चाहिए। देखें 2 प्लेयर इन्होंने लेके आए हैं इस फॉर्मेट, पिछले जो लीग को हुई है जो KPL। अब उसमें ना तो मेरा ख्याल PSL से लोगों ने परफॉर्म किया होता तो शायद समझ आती थी, मगर उस टीम से 2 लड़के लेके आना, मैं बताऊं आपको, हम लोग आए थे ना, हम लोग 4-4, 5-5 साल हमने रगड़े खाए थे। अंडर 19 खेले थे, नीचे क्लब क्रिकेट से मार खाई, 19 खेले, 3 टूर किए, फिर अंडर 23 का टूर किया, फर्स्ट क्लास शुरू की, फिर जाके हम पाकिस्तान के लिए खेले थे। मतलब आप तैयारी करके आती है ना। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया, फिर सोशल मीडिया पे लोग हाईलाइट हो जाते हैं तो फौरी तौर पर
टैलेंट पिक करने में आसानी हो जाती है, या आप समझते हैं कि अभी वो पुराने प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए? अब्दुल साहब, आप नए दौर के। देखिए, मेरा ख्याल है कि सिस्टम तो वही रहना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, या इवन इंडिया है, साउथ अफ्रीका, वो कभी भी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे नहीं जाते। उन्होंने अपना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस रखा हुआ, उसके मुताबिक वो चलते हैं कि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको ज़्यादा बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। जो उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में परफॉर्म करता है या उस पर पूरा उतरता है मेरिट पर, वो उनकी नेशनल टीम में आता है। ये हमारे यहाँ की होता है कि जब हमारा जो चेयर कोई भी रातों रात स्टार बन जाता है। देखें, मैं रऊफ, हम पिछले प्रोग्रामों में डिस्कशन करते रहे हैं यही, क्या आपने 4 ओवरों के प्लेयर तैयार करने हैं या आपने लंबी क्रिकेट के लिए प्लेयर तैयार करने हैं? आप देखें ना, अब एक बच्चा एक लीग खेला है और वो पाकिस्तान टीम और वर्ल्ड कप के लिए, जिसके लिए बहुत प्रेशर होगा। देखें ना, एक वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, उसमें आपको प्लेयर वो चाहिए जो प्रेशर को ले सकते हो। तो मेरे ख्याल में अब तो हर बंदा ये सोचेगा कि यार मैं किसी तरह PSL खेलूँ। तो इसमें शोएब मलिक को होना चाहिए था। शोएब मलिक मेरे ख्याल में देखें, जो सीनियर प्लेयर हैं इनको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए था। देखें, आमिर थे, जैसे आपकी एक्सपोज हो गया था एशिया कप में, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, तो आपको यारियों दोस्तियों पे नहीं जाना चाहिए। और फिर देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि हम जैसे मैंने कहा पिछले प्रोग्रामों में भी कहते रहे कि हम बड़ा डिस्कशन ये करते रहे हैं कि विजन होना चाहिए आपका, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर लंबा रन करेगा, पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर्स होते हैं, आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लें, 2-3 प्लेयर्स के अलावा, इंजमाम और अब्दुल कादिर साहब के अलावा, जितने प्लेयर आज तक आपने चीफ सेलेक्टर और सेलेक्टर में या 1 टेस्ट मैच खेला हुआ या 2 टेस्ट मैच खेला हुआ, जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में अपना कैरियर उसका सही नहीं है, वो दूसरों को क्या डिलीवर करेगा? देखें ना, अपने फेलियर हैं आप अपने कैरियर में, आप एंकर हैं या आप टीवी शो चलाते हैं, अगर आपका शो ही आप फेलियर हैं तो आप क्या शो चलाएंगे? मैं वैसे एक जनरली मिसाल दे रहा हूँ। तो ये लोग वो हैं जो अपनी लाइफ में फेलियर हैं, और मुझे समझ नहीं आई, मैं सोचता था कि रमीज़ जो है वो आके बहुत सारी चीज़ें चेंज करेगा जो उसने नहीं की। मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि वो ही लोग, जब वो आया था तो उसने टीम चेंज कर दी थी, तो वही लोग फिर वापस उधर वही सिलेक्शन हो, विजन वाला मसला आ गया ना। विजन देखें जो बंदा सिफारशी होगा ना, जो बंदा सिफारशी होगा वो कहेगा मेरे से कहाँ साइन करवाने हैं, क्योंकि वो बोलने के लायक तो होगा नहीं, उसको अपनी नौकरी से गर्ज है कि मैं पैसे लेता इस तरह टीम चल रही है आजकल। तो यही हो रहा है ना। अब टीम की क्या क्रेडिबिलिटी है? ठीक कैसे होगा? ये ठीक होगा कि आप अच्छे लोग लेके आए। अच्छा, जो पाकिस्तान को जिन्होंने सर्व किया हुआ है उनको लेके आए, जिन्होंने क्रिकेट में कुछ डिलीवर किया हुआ है। अब जिनको आप बाहर बिठाएंगे तो फिर यही हाल होगा। फिर ये दो ओवर्स के लिए आप देखें, याद है हम डिस्कशन करते थे कि यार 7 ओवर मिल जाए इन प्लेयर्स को, जो नीचे वाले हमारा मिडिल ऑर्डर है, उनको समझ नहीं आती कि यार हम 7 ओवर कब करें क्या, क्योंकि वो हैं ही 2-2 ओवर के प्लेयर। तो जब आप एक कंप्लीट क्रिकेटर लेके नहीं आएंगे, आप जो है वो लॉन्ग टर्म में, लॉन्गर रन में जो है वो तैयारी करें, ना कि ये कि आजकल अपने इर्द गिर्द के लोगों को नवाजने के लिए काम करें। बहरहाल सरफराज भी नहीं है, सरफराज की कमी कितनी महसूस होगी और उनकी जगह हैदर को लाया गया, वो कितना अच्छा रिप्लेसमेंट है, इस पर बात करते हैं। यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी पर्क क्रिकेट हंगामा, पावर्ड बाय कोका कोला, स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। और ज़मीन.com की खास बात यह है कि इसके 5500 से ज़ायद एम्प्लॉयज़ हैं और 20,000 से ज़ायद एजेंसीज़ हैं जो कि आपको प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और ख़ास बात जो सबसे अहम है वो ये कि अगर आप प्रॉपर्टी विजिट नहीं करने जा रहे तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए, वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए आप घर बैठ कर भी उस प्रॉपर्टी का 360 व्यू ले सकते हैं। जैसे कि हमारे अक्सर लोग करते हैं, घर बैठ कर बड़े बड़े तजियाकार बन जाते हैं रहू भाई, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरफराज को होना चाहिए था टीम में। आप क्या समझते हैं?
देखिए, जो मेरा कंसर्न है सरफराज के मामले में कि इसमें सरफराज का होना या ना होना मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ेगा, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है उनका कोई विजन और पॉलिसी होनी चाहिए, वो मेरी समझ से बाहर है कि जब आप कोई फ्यूचर प्लान बनाते हैं और उसमें जो प्लेयर्स आते हैं तो उसको आपने कोई विजन सामने रख के वो फ्यूचर प्लान बनाते हैं। आपने 3 साल उसको टीम के साथ रखा, आप उसको एज ए 12th मैन यूज़ करते रहे, ना आपने पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल रखा, ना आपने उसकी कैप्टनसी की इज़्ज़त का ख्याल रखा कि पाकिस्तान का एक्स कैप्टन है, आप उससे जूते भी उठवाते रहे, उससे पानी भी पिलवाते रहे और फिर आपके फ्यूचर प्लान में भी शामिल नहीं था। 3 साल आप उससे ये काम करवा के आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब उसमें यह है कि ना तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट का कोई फ़ायदा हुआ है, ना आप कोई नया विकेट कीपर ग्रूम कर सकें जो उसको रिप्लेस कर सके, और ना ही आपने सरफराज को आगे अपॉर्चुनिटी दी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि जो आपकी थिंक टैंक है, जो आपके पॉलिसी साज लोग हैं, वो इंतहाई इनकम्पिटेंट है और उनमें कोई ऐसा कम्पिटेंसी लेवल नहीं है कि वो आगे कोई चीज़ देख सकें। चलें देखते हैं अब ये जो टीम सिलेक्शन है परफॉर्म क्या करती है। उनके थिंक टैंक पे बात करना चाह रहे हैं हाँ, उनके पास बड़े थिंक टैंक के बहुत अच्छे लोग हैं। मैं नंबर लाइक पे देखें आपको ना, लाना चाह रहा हूँ सलीम भाई। देखें जैसे नदीम खान है और जुनेद है, ये तो थिंक टैंक है जो पाकिस्तान के लिए खेले ही नहीं हुए। तो आप और हारून रशीद का भाई जो सिस्टर, चले वो ये जो इस तरह के थिंक टैंक है वो करते क्या और फिर टीम की परफॉर्मेंस क्या होती है, जरा कुछ नंबर्स देख लेते हैं। टेम्पलेट्स हमारी टीम ने रेडी किए हैं, जरा वो देखिए कि टीम पाकिस्तान ओवरऑल कैसे परफॉर्म करती है। जो बैटिंग ऑर्डर है उसका स्ट्राइक रेट क्या है, एवरेज क्या रही है, ज़रा वो दिखाइए, उस पर फिर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर भी है, ये आ गया जी सलीम भाई, रऊफ साहब। ये 7th to 15th जो ओवर है उसमें आखिरी 2 सालों में टीम पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं। बाबर ने 649 बनाए हैं, एवरेज है गालिबन 82.71। आप गिरना चाहिएगा, इतने आगे आगे देख रहे क्योंकि इतने कम है, नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, जो ओवरऑल है वो चलाएं ना आप, ये ओवर्स पे आ गए, ओवरऑल चलाएं आप। जो ओवरऑल, यस, ये लास्ट 2 ईयर्स में जो हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस है, बाबर के 1227 रन हैं, 35 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 129 का है। उसके बाद जी रिजवान है 1758, 65.11 एवरेज है, 131.19 स्ट्राइक रेट है। शान मसूद भी हैं, डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया, 1930 उनके हैं, 32.17 की उनकी एवरेज है, 132.28 उनका स्ट्राइक रेट है। और जो इंग्लैंड के ओवरऑल हमने स्टैट स्टडी किए हैं वो ज़रा दिखाइए, फ़र्क देखिएगा, ज़रा फ़र्क देखिएगा सलीम भाई कि क्या ही फ़र्क है। स्ट्राइक रेट है 147, 154, 150, 181 और कहाँ हमारे पास जो है वो 129, 131। फिर ना ही समझे हम सलीम भाई, जी नहीं होना यार। आपने खुद ही दिखा दिया है कि स्ट्राइक रेट, हम पिछली बार यही कहते रहे कि देखें जब तक आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होगा, आप देखें आप पिछला एशिया फाइनल क्यों हारे, रिजवान ने बाबर, अच्छा, बाबर तो आउट हो गया, शुरू के 6 ओवर तो आउट हो गया था। सिर्फ रिजवान ने अपना मैन ऑफ द सीरीज़ लेने के लिए 50 करने के लिए आपने मैच हरवा दिया, आपने 50 स्कोर किया, मगर आपका स्ट्राइक रेट इसमें चेंजेस क्या करें, क्या एक्सपेरिमेंट देखें इसमें होना तो ये चाहिए ना। हम पहले भी कहते रहे कि जो पहले 6 ओवर्स होते हैं ना, उनको जो जितनी देर आप यूटिलाइज़ नहीं करेंगे उसमें पावर हिटिंग का प्लेयर होने चाहिए जो आपको बड़ी हिट मारें। देखें बाबर और रिजवान दोनों ओपन आते हैं और दोनों का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। बाबर को भी इतना प्रेशर है, मैं हमें पिछले भी मैं कहता रहा हूँ कि बाबर T20 का प्लेयर नहीं है, क्योंकि वो आके बारी लेता है, सेट होता है, फिर वो उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। उतनी देर में आपका पावर प्ले ज़ाया हो जाता है, 6 ओवर ज़ाया हो जाते हैं। तो जब आपके 6 ओवर ज़ाया होते हैं तो फिर निचले बैट्समैनों को प्रेशर पड़ता है। अब जब मैं स्लो खेलूँगा तो आप पे प्रेशर पड़ेगा जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे होगा कि यार ये स्ट्राइक रेट ज़्यादा करना है। तो जब आप स्ट्राइक रेट ज़्यादा करने जाएंगे, विकटें गिरेंगी तो और प्रेशर पड़ेगा। तो बात ये है कि ये हमें चेंजेस की ये ज़रूरत है, हमें ये सोचना चाहिए। जो बार बार कहते हैं कि थिंक टैंक, जब आप तो वो बंदे बिठाए हुए हैं, आप यहाँ से बैठ के मशवरे देते हैं। हम हमारा मशवरा कोई मैंने नहीं रखता, उनको चाहिए कि वहाँ जो बंदे हैं वो ठीक रखें। देखें ना, अब नदीम खान रखा हुआ है, जिस जहाँ से लड़के तैयार होके आने वो जुनेद ज़िया है, और असिस्टेंट कोच जो है हारून रशीद ने, को 18 भाई हैं, वो 18 के 18 क्रिकेट बोर्ड में है। तो मेरा मतलब है वो पानी उठाने के लिए रखा हुआ है। तो इन लोगों को पानी उठाने के लिए रखने के लिए या क्रिकेट ख़राब करने
उसके बजाय वो लोग रखें जो बच्चों को क्रिकेट सिखा सकें, जो पाकिस्तान के लिए प्लेयर तैयार करके दे सकें। तो बात ये है कि स्ट्राइक रेट अगर आपका उसी वक्त अच्छा हो सकता है जब आप अच्छे प्लेयर जो आप समझते हैं कि 6 ओवर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो चेंजेस करें, आपको करनी पड़ेंगी। बाबर को वन डाउन आना चाहिए। देखें किसी भी नंबर पर जब स्क्वाड में जो देखें स्ट्राइक रेट में मैंने चीज़ नोट की है वो ये है कि जिनकी एवरेज 40 प्लस है पाकिस्तान के बैट्समैनों की, उनका स्ट्राइक रेट है 120 से 129 तक। आप इंग्लैंड की टीम देख लें कि जिनकी एवरेज 40 प्लस है उनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है, 180 भी है। हाँ जी, 180 भी। अब मसला ये कि हमारे जिन प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट अच्छा है उनकी एवरेज आप देखें, उनकी 12 रन की एवरेज है, किसी की 15 रन की एवरेज है, किसी के 18 रन की एवरेज है। इसका मतलब है हमने उस स्ट्राइक रेट को करना क्या, अगर आपकी एवरेज ही नहीं है। आपके आसिफ अली है, उसके 2 साल में आपने रन्स देखें 140 रन, आपके खुर्शीद शाह के 112 रन है, आपके इफ्तिखार के पता नहीं 200 रन है टोटल 2 साल की। ये आपकी इफ्तिखार की तो किसी ने जाके ना विकिपीडिया पे एज भी चेंज कर दी, उसको लिख दिया 120 साल का चाचा। चाचा के नाम से मशहूर हो गया यार। इस तरह तो नहीं होना चाहिए सलीम। नहीं, देखें राउफ ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब आपका स्ट्राइक रेट इसलिए बेहतर है कि आपने 2 बॉलें खेली हैं, आपने 4 रन्स कर लिए हैं, हाँ जी, तो 300 का 400 का तो आपका स्ट्राइक रेट हो गया ना एवरेज। तो बात यह है कि अगर आप स्कोर ही नहीं करेंगे तो स्ट्राइक रेट को क्या करना है। जब आप नहीं तो बाबर को वन डाउन आना चाहिए आज के मैच में। आप समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? 60 T20s हैं। देखें मैं मेरा ओपिनियन है, लोग मुझे शायद अच्छा ना समझे, मुझे शायद बुरा भला भी कहें, मेरे ख्याल में बाबर को T20 नहीं खेलना ही नहीं चाहिए। खेलना नहीं, उसको अपने लिए नहीं खेलना चाहिए। अच्छा। इसलिए कि हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है, असासा है, क्योंकि वो ज़ाया करेगा अगर अपने आप को ना अपने ऊपर प्रेशर डालेगा। क्योंकि जब स्कोर नहीं होगा, आप देखें पिछले एशिया कप से लेके कराची PSL देख लें, उसने स्कोर नहीं किया क्योंकि प्रेशर पड़ता है ना, आप तेज़ खेलना होता है, उसको टाइम चाहिए सेट होने के लिए। तो मेरे ख्याल में उसको ये सोचना चाहिए। इसके बाद जो कंडीशंस हैं ओवरऑल उस पर भी बात करेंगे और बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, टॉस जीत के क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी पर क्रिकेट हंगामा पावर्ड बाय कोका कोला, स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। और ज़मीन.com की ख़ास बात यह है कि 30 से ज़ायद शहरों में पाकिस्तान में इस वक्त फुली ऑपरेशनल है, फंक्शनल है। 30 से ज़ायद शहरों में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। 18 इसने नेशनल एक्सपोज करवाए हैं, 3 इंटरनेशनल एक्सपोज करवाए हैं और चौथा अभी सितंबर में होने भी जा रहा है। तो सितंबर भी ज़्यादा दूर नहीं है। खैर, और टॉस भी ज़्यादा दूर नहीं है। सलीम भाई, रऊफ साहब, टॉस जीत जाते हैं, कंडीशंस क्या कहती हैं, क्या करना चाहिए? यार देखिए, हम यहाँ बैठ के तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पिच वगैरह तो देखी नहीं है कि क्या बिहेवियर करती है। वैसे नॉर्मली वहाँ कराची की पिच अच्छी होती है, मगर जो मैं पिछले दिन कल मैं देख रहा था वीडियो, तो वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था। वो खैर वो विकेट तो होनी नहीं है ऑब्वियसली। हमारे यहाँ विकेट है, हमने अपने मतलब की विकेट बनाई होगी जो हमें सूट करती है, और मेरे ख्याल में हमें किसी किस्म की विकेट सूट नहीं करती है। अच्छा। उनके पास हर किस्म की तैयारी है क्योंकि वो हर किस्म की लीग खेलते हैं। इस बात की करनी है नहीं, मतलब पहले से अगर आप कह रहे हैं सब कुछ नजर आ रहा है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि आप जैसी भी विकेट बनाएंगे कि उनके पास उनके प्लेयर हैं। नहीं तो हमें टॉस जीत कर पहले बॉल करना चाहिए, क्योंकि अभी गुज़श्ता कुछ जो सीरीज हैं या टूर्नामेंट्स हैं उसमें ये जो टॉस जीत रहा है वो पहले फील्ड कर रहा है। नहीं, ये वो तो और डिफरेंट वेन्यू था ना जी, कि नहीं वो शारजा वगैरह में। यहाँ पे नहीं करना चाहिए ऐसा। ये देखें, ये अब ट्रेंड शुरू होएगा, देखें देखना पड़ेगा आज के बाद पता चलेगा क्या होता है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल के लोग वहाँ उस वगैरह इतनी ड्यू वगैरह का मेरा नहीं ख्याल कराची में नहीं है, नहीं है ना, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सेकंड बारी लें या आपको तो स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम पहले बैट करें तो कितना स्कोर हमें बोर्ड पर रखना चाहिए उनके स्ट्राइक रेट को देखते हुए? 300-400 हो जाए? नहीं, देखें, स्कोर तो अच्छा करना पड़ेगा जब भी आप फाइट कर सकेंगे, अदरवाइज तो
हमारे स्क्वाड को देखते हुए, प्लेइंग 11 को देखते हुए कितना ऑन बोर्ड होना चाहिए? नहीं, हमारी थोड़ी सी बॉलिंग है कि वो फाइट इतना तो कर सकती है कि हमें 180 तो प्लस करना चाहिए ना। अदरवाइज़ तो आप उनके स्ट्राइक रेट या उनकी टीम को अगर देखें, वो इंडिया वगैरह में हर जगह खेले हैं और स्पिन को और फास्ट बॉलर तो वैसे ही अच्छा खेलते हैं। एक स्पिनर पे वो फंसते थे दुनिया में, वो भी ओवरकम कर लिया है। अब वो उन्होंने खेल के आप एशिया में जितनी लीगें होती हैं तो मेरा ख्याल वो काफ़ी इम्प्रूव कर गए हुए हैं। तो 180 तक अगर जाता है तो उसके बाद हमारे बॉलर्स जो हैं वो संभाल लेंगे, तो गड़बड़ तो नहीं है? देखिए 180 स्कोर, परेशान हो गए। 180 आप तो इस तरह कह रहे हैं जिस तरह पता लूडो पे मैच खेल रहे हैं 180 स्कोर करना पड़ेगा ना। अंदाजे पे बात हो रही है ना सारी? नहीं, अंदाजे पे तो नहीं। अच्छा, 180 की आपको उम्मीद ही नहीं है? नहीं, वो कह रहे हैं कि कितना करना चाहिए, वो नहीं कह रहे कि होगा। हाँ, नहीं, वो देखना पड़ेगा ना अभी पिच किस तरह की मैच खेलने के लिए जो प्लेयर जा रहे होते हैं वो भी तो एक जहन बना के जाते हैं कि हमने इतना करना है इतना, मगर आजकल हो नहीं रहा। हम एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि इतना बड़ा मैच होगा, मगर आप देखें ना एशिया कप में, इसमें आपने शारजा में भी खेले हैं, आप दुबई में भी खेले हैं, मगर बड़े हाई स्कोरिंग मैच बहुत कम हुए हैं, लो स्कोरिंग मैचेस ज़्यादा हुए हैं। तो इसमें भी अभी फ्रेश पिच है और उनके पास अगर आप देखें तो बॉलिंग अच्छी है उनके पास। मोइन अली है, वो आदिल रशीद है, दोनों टॉप क्लास स्पिनर्स हैं और उनके पास काफ़ी एक्सपोजर है इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि 180 स्कोर कर लेंगे ये, क्योंकि एक फ्रेश पिच और फ्रेश पिच पर उसके बाद जो पाकिस्तान की जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ पिछले 2 मैचेस में बैटिंग कोलैप्स हुई है, तो उसको तो सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि अगर 160 प्लस भी कर लें तो बड़ा अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इसके लिए वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि बाबर, खैर आप तो कहते हैं कि T20 को खेलने नहीं चाहिए, तो रऊफ भाई से पूछ लेता हूँ, तो बाबर को वन डाउन आना चाहिए? आप समझते हैं कि वहाँ शायद शान के साथ ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, शान को लाना चाहिए? देखिए, शान के लिए आप 2 ओपनर्स की कुर्बानी तो नहीं दे सकते। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले सोचना चाहिए था, जो मैनेजमेंट है या सिलेक्शन कमेटी है, आपने थिंक टैंक है, उसने अगर वो स्कोर किया 4-डे क्रिकेट में या लॉन्ग फार्मेट में, नो डाउट कि उसने एक आध जो लीग है उसमें भी T20 लीग में भी स्कोर किया है, मगर अगर आपके पास उसकी जगह खाली नहीं है उस नंबर की, स्पेसिफिक नंबर की, तो फिर आप उसको किस नंबर पर एडजस्ट करेंगे? क्योंकि रिजवान और बाबर आजम आपके ओपनर हैं, तो नंबर 3 पे फ़खर जमान आपका आता, तो नंबर 3 पर शान मसूद फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट पर खेल सकता है। वो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम या रिजवान की रिप्लेसमेंट लेगा। तो अब हैदर अली को भी डेफिनेट इन्होंने शामिल करना पड़ेगा। उसके बाद आगे जो आपके 3 जो ट्राइका है जिसमें आसिफ है, खुशदिल है और इफ्तिखार है, जिनकी एवरेज टोटल 12 रन दोस्ती हैं। अच्छा, इन तीनों की आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है? नहीं, वैसे कहीं और दोस्ती है? देखें, ये हमेशा जो रिप्लेसमेंट होती है ना, वो आप फास्ट बॉलर की जगह फास्ट बॉलर ही लाते हैं, स्पिनर नहीं लाते। आपने एक ओपनर को आप नीचे खिलाएंगे, जब वो आउट होएगा वो हमेशा उसकी कोशिश होगी कि यार मैं, क्योंकि काफ़ी देर के बाद वो वापस आ रहा है, कि यार मैं टीम में रहूं। जब वो टीम में रहने के लिए वो क्या करेगा? वो स्लो खेलेगा और कुछ नहीं करेगा। ऑब्वियसली उसकी स्ट्राइक रेट कम होगी ना, कि यार मैं स्कोर करूंगा तो अगला मैच खेलूंगा। ये इंडिया में जब हम शुरू में खेलते थे ना, तो इंडिया के प्लेयर ऐसा किया करते थे, जगह पक्की करने, उससे टीम का नुकसान होता है। अब आप मुझे बताएं, आप टीम से बाहर होंगे तो आप वापस आके स्कोर करने की कोशिश करेंगे, तो स्ट्राइक रेट आपका डेफिनेटली नीचे जाएगा कि यार मैं पहले अपना स्कोर करूं फिर टीम के लिए खेलूंगा। तो उसको देखें, 6 ओवर में क्या होता है कि उसमें आपके पास फील्डर ऊपर होते हैं, आप निकल जाते हैं। आप चूँकि एज ए ओपनर नया बॉल खेलते होते हैं ना, एक विकेट गिरने का प्रेशर नहीं उस पर होता, और वो जाके बंदा 1-2-4 शॉटें लगती हैं ना, तो आप उस पोल में से निकल जाते हैं कि यार मैं वापस आ गया हूँ। जब आप एक विकेट गिरी होगी और आप जाएंगे तो एक विकेट गिरने का प्रेशर कि एक आउट हुआ। तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल रऊफ ने सही बात की है कि जब आप रिप्लेसमेंट लेके आते हैं तो फिर उस जगह की रिप्लेसमेंट लानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लेग स्पिनर की जगह आप ऑफ स्पिनर ले जाएं या फास्ट बॉलर रिप्लेसमेंट को डेफिनेटली सेम कैलिबर से आप रिप्लेस करें। अच्छा, एलेक्स हेल्स हैं, बाकी जो एक तरफ इतना वजन है तजर्बा और दूसरी तरफ नसीम हसनैन और धानी वगैरह, तो ये एक्सपोजर का जो फ़र्क है ये भी आज हमें ट्रबल देगा। देखें, जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक है वो तो बेस्ट है इन द वर्ल्ड, नो डाउट के जो आपके शाहीन अफरीदी हैं उनको मिस करेंगे, इंजर्ड हैं,
काफ़ी देर से, मगर इसके बावजूद जो पाकिस्तान के तीनों पेसर हैं, हसनैन, नसीम शाह, उसके बाद हारिस रऊफ, 140 प्लस अराउंड 50 तक जाते हैं, तो वो डिफरेंस तो डेफिनेट क्रिएट करेंगे। मगर एक चीज़ है कि जो जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की है एशिया का अपनी एशियन टीमों के ख़िलाफ़, तो एशियन टीमें तो थोड़ा स्ट्रगल करती हैं फास्ट बॉलर के ख़िलाफ़, और इंडिया ने भी स्ट्रगल किया इनके खिलाफ, श्रीलंका ने भी किया और अफगानिस्तान ने भी किया। मगर अब जो इंग्लिश बैट्समैन है वो हमेशा से फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल इनके खिलाफ नहीं करनी पड़ेगी। अगर विकेट ने थोड़ा सा कोई बिहेवियर कोई थोड़ा सा स्लो हुआ या कुछ इम्पैक्ट डाला तो मे भी उनके लिए डिफरेंस क्रिएट हो सकती है, मगर एज ए इंग्लिश प्लेयर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर उनके लिए इतनी ज़्यादा हर्डल क्रिएट करेंगे। अगर हर्डल क्रिएट की तो जो आपके स्पिनर्स हैं जिसमें शादाब खान आ जाते हैं या जो आपके ऑफ स्पिनर हैं मोहम्मद नवाज़, उनका डिफरेंस डेफिनेट आएगा कि उनको थोड़ा सा मैनेज करना उनके लिए मुश्किल होगा, मगर फास्ट बॉलर तो मेरा ख्याल है कि वो क्वाइट इजीली मैनेज करेंगे। और सलीम भाई, आज के मैच में कोई एक प्लेयर जो आप कहते हैं कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड से इमर्जिंग टैलेंट है और बता देगा कि आज वो है टीम में, कोई है ऐसा बंदा? मेरा ख्याल है मिलान आज बहुत अच्छा खेलेगा। मैं पाकिस्तान के स्क्वाड की बात कर रहा हूं। उधर थोड़े से नज़र करें, देखे थिंक टैंक, देखे हमारा हाल ये है कि हम अच्छा करें तो बहुत अच्छी टीम को भी नसीम शाह छक्के मार देता है। नहीं वो तो खैर वो उधर भी पठान था, इसलिए भाई मैं इजी कर देता हूँ, आप तीन में से एक खुशदिल शाह और आसिफ अली, तीनों में से कोई एक। मेरा ख्याल रिजवान अच्छा खेलेगा। अच्छा, इन तीनों में नहीं जा रहे आप? यार अब अच्छा, रिजवान की वो जो इंडिविजुअल क्रिकेट है वो समझते हैं कि उसको चेंज होना चाहिए, थिंक टैंक को उस पर भी काम करना चाहिए। देखिए रिजवान की अगर आप शुरू की इनिंग्स देखें तो रिजवान शुरू में उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, वो तेज़ भी खेलता रहा। शुरू में इंडिया के खिलाफ उसकी इनिंग्स देखें, पहले 6 ओवर्स में उसका स्ट्राइक रेट छक्के भी मारता रहा। अभी आप उसकी पिछली काफ़ी सारी इनिंग्स देख लें, वो छलांगे ज़्यादा मार रहा है और होती सिर्फ सिंगल है। ये उसको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत जल्दी में खेल रहा है। अगर आप उसकी इनिंग्स देखें कि रिजवान बहुत जल्दी में होता है, वो एकदम एक सिंगल होती है, वो उसको अपना थोड़ा सा ना काम और कूल देखना चाहिए कि स्ट्राइक मैंने किधर करनी है। वो जल्दी में कर रहा है और मेरा ख्याल है वो उसमें मैं बहुत ज़्यादा चेंज देख रहा हूँ उसमें। उसको स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए, गैप्स में ढूंढना चाहिए कि किधर गैप्स है, बजाय कि हिट मारनी है बस। T20 में ये हो रहा है ना कि वो बस घबरा के हिट मार रहा है, वो गैप्स नहीं ढूंढ रहा। वो पावर प्ले में तो बहुत बड़े गैप मिलते हैं, आप आगे मिलता है। आप इंडियन के प्लेयर्स देख लें, अगले वाले बॉल को उठा के वो मारते हैं, पिछले वाले को हम लोग वो स्ट्रगल में फंसे हम नीचे बैट्स फील्डर में ही मारे, हम वो सोच नहीं रहे कि हमने क्या करना है, प्लान करके नहीं जा रहे। और ये जो फिटनेस के मसाइल आते रहे, एशिया कप में क्रैम्प्स पड़ते रहे, देखिए ये तो नेचुरल, ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है मेरा नहीं ख्याल कि इसमें भी फॉल्ट है आपकी मैनेजमेंट का। और जब तक आप प्रॉपर लोग नहीं रखेंगे जिनको इस चीज़ का नॉलेज होगा, उस वक्त तक आप ये स्ट्रगल करते रहेंगे। क्योंकि देखें शाहिद अफरीदी की जिस तरह इंजरी इन्होंने लिंगर ऑन की है और अभी तक हमें नहीं पता कि उसको एग्जैक्टली इंजरी क्या, उसको क्या हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम है, उसका कोई नी का जो लेगामेंट है एक्सटर्नल इंटरनल कौन सा लेगामेंट उसका जख्मी है या कॉफ का प्रॉब्लम है। मगर इन्होंने क्या किया कि उसको यहाँ से उसको पाकिस्तान से श्रीलंका लेकर गए, वहाँ पर हमें इंजरी का नहीं बताया, कहा अभी फिट हो जाएगा, इस टूर में मैच खेलेगा। वहाँ से उसको फिर रिहेबिलिटेशन करवाते रहे, वहाँ से नेदरलैंड लेकर चले गए, वहाँ पे भी हमें बताया कि यहाँ पर खेलेगा, मगर वहाँ भी नहीं खेल सका। उसके बाद उसको एशिया कप के लिए लेकर चले गए। तो इसमें आप कह सकते हैं नेग्लिजेंस। अब मैंने सुना उसका समीर हसन बर्नी का बयान, स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो कह रहा है जी कि हमें पता था, हम इसको साथ रख के रिहेबिलिटेशन करवा रहे हैं। आपकी भी सारी ज़िंदगी क्रिकेट ग्राउंड में गुजरी, मुझे बताएं कि आप अगर 14 घंटे की फ़्लाइट करेंगे तो उसमें आप क्या रिकवर करेंगे? हाँ, उसमें आप रिहेबिलिटेशन बेहतर करेंगे या आप घर पे बैठ के या रेस्ट करेंगे तो रिहेबिलिटेशन कैसे थिंक टैंक पे डाल लें, प्रोग्राम भी खत्म होने वाला है, टाइम खत्म हो रहा है। देखें इसमें पता क्या है, आपको खुद भी रियलाइज़ करना चाहिए कि आप पाकिस्तान एज ए प्लेयर आप अगर फिट नहीं है, तो अगर आपने पैसों के लिए जाना है कि मैं बाहर बैठ के मुझे टूर फीस मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, तो ये मेरा ख्याल आप अपने साथ और पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हो। और जो लोगों को पता है कि ये अनफिट है, उनको लेके जा रहे हैं, वो मेरा ख्याल ये लोग सब मिले हुए पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। लेट्स सी आज के मैच में होता क्या है, कौन टॉस जीतता है, कौन क्या करता है, और फिर इस मैच का फिर हम पोस्टमार्टम जो है वो आगे जब दोबारा बैठेंगे इंशाल्लाह तब करेंगे। आज के क्रिकेट हंगामा में ओवरऑल जो थिंक टैंक है उस पर जिम्मेदारी डाल दी है सलीम भाई ने। अब देखते हैं कि थिंक टैंक आज के मैच में क्या करवाता है प्लेयर से। अगली बार मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।